प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में। लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहे। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको बता चुके हैं, चलिए इसको बना देते हैं। 96 है और 404 है, बहुत ही सरल है, एक बना देंगे, बाकी आप बना लीजिएगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे तो 96 के 2 से ले जाएंगे तो आएगा कितना, 2 चौका 8 और 2 8 16। फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 से ले जाएंगे तो कितनी जगह, 2 और 4। फिर 2 से ले जाएंगे कितना आएगा, 12। फिर 2 से ले जाएंगे कितना आएगा, 6। फिर 2 से ले जाएंगे कितना आएगा, 3। और 404 का करते हैं, 404 का, तो उसको लीजिएगा 2 से तो कितना आएगा, 202। फिर 2 से ले जाएगा आएगा 101। अब ये जाएगा क्या, किसी और अंक से नहीं जा रहा है ना। चलिए तो यहाँ से अब आप लिख सकते हैं कि 96 इक्वल टू आया है आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार है ना, 2 3 2 5 और एक बार है 3, ठीक है। और 404 बराबर आया है आपके पास 2 गुना 2 गुना 101। पेयर बनाइए, ये है ना, और ये देखिए पेयर बन रहा है ना 2 का, यही एचसीएफ हो जाएगा ना। एचसीएफ बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 यानी 4। और एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम में यानी ये और ये लिखना होगा 2 गुना 2 और इसके बाद जो बच गए सारे, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101, सबको गुना कर दीजिए तो आ जाएगा ये 9696। इसे गुना करने पे यही आ जाएगा, तो ये होगा एचसीएफ और एलसीएम। बाकी इसमें का आप उसी तरह बना दीजिएगा। क्वेश्चन 8 भी देखिए क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए तथा सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो था, जैसे 7 का 1 था वही हम छोड़ दिए हैं। देखिए ये आया था ना 4 और 9696 आया था ना एलसीएम और एचसीएफ। चलिए तो इसी को आप सत्यापित करते हैं। चलिए इतना आपको करना होगा क्वेश्चन में, जैसे इसमें बनाइएगा तो इतना तो करना ही होगा। फिर आपको क्या लिखना होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल है ना बराबर क्या है, तो एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे है दो संख्याओं का गुणनफल यानी 96 और एक है दूसरी संख्या 404, और इधर है आपका कितना, तो एचसीएफ है 4 और एलसीएम है 9696, है ना। तो इन दोनों में गुना करके देखते हैं, ठीक है। इन दोनों में 9696 में और 4 में यहाँ से गुना करते हैं 9600, ये रहा 96। तो इसमें गुना करिए, इसमें गुना किया, अगर बराबर आ गया तो सही है। तो आपका गुना करने पे आ जाएगा 38,784, और इधर भी वही आ जाएगा 38,784। तो ये आपका साबित हो गया, समझ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तो आप बना लीजिएगा ना, बस वही करना है, 7 जैसा ही बनाना है और लास्ट में बस सत्यापित करके दिखा देना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। तो देखिए फर्क इसमें है कि इसमें इतना है कि इसमें 3 दे दिए हैं, 3 पूर्णांक दिए हैं और तीनों का निकालना है एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसका। 6 का करिए अभाज्य गुणनखंड इस तरह से, 6 का 2 से ले जाइए 3 बार में, ठीक। फिर इसके बाद 72 का करिए, 72 का लीजिएगा 2 से आएगा 36, फिर 2 से ले जाइएगा आएगा 18, फिर 2 से ले जाइए आएगा 9, ठीक है। अब फिर किसी जगह 3 से आएगा 3। चलिए उसी तरह 120 का करिए, तो 120 का करिएगा 2 से तो आ जाएगा कितना, 60। 2 से करिए तो आएगा 30, फिर 2 से करिए आएगा 15, है ना। फिर 3 से करिए फिर आएगा 5, समझ गए। तो यहाँ से 6 बराबर आया है आपका 2 गुना 3, ठीक है। 72 बराबर आया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, समझ रहे है ना। इसको सब गुना में लिख दिया। उसी तरह 120 बराबर आया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है। तो देखिए अब एचसीएफ बराबर क्या होगा, तो एचसीएफ जो होगा तीनों में कॉमन देखेंगे तो तीनों में 2 और 3 है, यहाँ भी 2 और 3 है
और यहाँ भी 2 और 3 है, एक एक पेयर बन जा रहा है ना, तो 2 इंटू 3 यानी एचसीएफ हो जाएगा 6। एलसीएम बराबर क्या होगा, तो एलसीएम बराबर तीनों में देख लीजिए 2 और 3 तो मिल गया। अब देखिए तीन नहीं, जरूरी नहीं है कि तीनों में देखना होगा, आप दो में भी आप देख सकते हैं। एलसीएम में दो में भी जो सेम मिलेगा उसको गायब एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखिए एक बार, ये भी फिर 2 मिला, फिर एक बार 2 लिख दीजिए। ठीक है, यानी कि जो तीनों में मिला उसको तो एक बार लिख ही देना है, जब जो दो दो में भी मिलेगा उसको भी एक एक बार ही लिखना होगा। अब यहाँ एक 3 बच गया और यहाँ एक 5 बच गया, तो इसमें 3 और फिर 5 बच गया। तो अब इसको आपको गुना कर देना, तो गुना कर दीजिए, क्या दिक्कत है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36 और 36 360 आ जाएगा। अब गुना करके देख सकते, 5 तिया 15, 15 30, 30 दूना 60 और 60 तिया 180, 180 दूना 360, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 6 और एलसीएम हो जाएगा 360। समझ गए, बाकी इसी तरह बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपके क्वेश्चंस तो और भी दिए हुए हैं, हम 2 क्वेश्चन लिए हैं। यदि एचसीएफ बराबर दिया है 4 किसका, 96 और 404 का, तो इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि आपको पहले क्वेश्चन बता चुके इस तरह का कि एलसीएम बराबर फॉर्मूला होता है ना, दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ, ये बता चुके ना फॉर्मूला पहले। दो संख्याएं कौन कौन सी है, तो 96 है और 404 है, और एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ है 4, तो 4 से इसको काट दीजिए 101। चलिए इसमें से इसमें गुना कर देता जाएगा 9696। समझ गया। चलिए उसी तरह इसका दूसरा जो है, दूसरा यहाँ आपको एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ निकालना है। तो हम एचसीएफ बराबर फॉर्मूला जानते हैं कि एचसीएफ बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल और बटा में एलसीएम, बटा में क्या होता है, एलसीएम होता है ना। तो दो संख्या है 72 और 126, और एलसीएम क्या है, तो एलसीएम आपका क्या है 504 है, 504 है। तो अब इसको काट सकते हैं इससे, तो 126 से ये कट जाएगा ना, कितने बार में कट रहा है, तो 126 से ये कट जाएगा आपका 4 बार में, और 4 से इसको काट दीजिए, कितना बार में जाएगा 18 बार में ना। तो यहाँ से एचसीएफ कितना हो जाएगा 18। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कह रहा है कि जांच करें कि क्या n बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू n कहने का मतलब देखिए स्मॉल n जो है यहाँ जो है ये बिलोंग कर रहा है एक नेचुरल नंबर से, यानी कि n क्या है, एक प्राकृत संख्या को डिनोट कर रहा है के लिए, यानी 15 का पावर n, यहाँ n क्या है, एक प्राकृत संख्या है का इकाई अंक शून्य हो सकता है। इकाई अंक मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए आप लिखे 15 का स्क्वायर 225, तो ये क्या कभी यहाँ पे कभी जीरो आएगा, यानी 15 का क्यूब रखिएगा तो 15 का क्यूब निकालिएगा, 15 का पावर 4 निकालिएगा, 15 का पावर 5 निकालिएगा, तो क्या ये इकाई वाला जो अंक आएगा कभी जीरो आ सकता है, यही आपको साबित करना है कि आएगा कि नहीं आएगा, इसको दिखाना है आपको। तो हम देख रहे हैं कि ये जो 15, पहले क्वेश्चन देखते हैं, 15 का पावर n है, इसको आप लिख सकते हैं 3 गुना 5 का पावर n, यानी कह सकते हैं कि n के किसी भी मान पर मान पर 15 का पावर n, 15 का पावर n क्या होगा, 3 तथा 5 का गुणज होगा, 3 तथा 5 का गुणज होगा। हाँ 3 तथा 5 ही आएगा, कभी 3 फैक्टर करिएगा तो हमेशा 3 और 5 ही आएगा। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कैसे 3 और 5 ही आएगा। हम जानते हैं कि किसी अंक के जीरो पर समाप्त होने के लिए वह 2 तथा 5 का गुणज होना आवश्यक है।
आवश्यक है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर देते हैं 2 और 5 का गुणज होगा तभी ना 2 पंजे 10 हो जाएगा, कभी भी 0 पे समाप्त होने के लिए। अब चाहे 10 का स्क्वायर करिए तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 100 में जो फैक्टर आएगा हमेशा 2 और 5 ही आएगा। यानी कि किसी भी अंक का 0 पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए, तो लास्ट में या तो 2 और 5 दोनों होना आवश्यक होता है, 2 और 5 दोनों होना आवश्यक होना चाहिए। लेकिन इसमें सिर्फ 5 है, 2 नहीं होगा, 2 कभी भी नहीं आएगा। अतः यहाँ कह सकते हैं, अतः 15 का पावर n, n बिलोंग्स टू n के लिए कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। यानी कि इसकी इकाई स्थान पर कभी भी 0 नहीं आएगा। इसका 2 नंबर देखिए उसी तरह का है कि हमें 24 का पावर n जो है ना इकाई, इसका इकाई अंक 5 पर हो सकता है कि नहीं, ये हमें जांच करना है। ठीक है, तो चलिए उसी तरह देखेंगे। 24 का पावर जो n है, 24 का पावर जो n है ये होगा 2 का क्यूब इंटू 3, 2 का क्यूब 8, 8 3 24 हो रहा है ना। ये होगा ना n के किसी भी मान पर, किसी भी मान पर, किसी भी n के कोई भी मान रखिएगा तो इसका ये क्या आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा, 2 या 3 गुणज के रूप में प्राप्त होगा। 2 या 3 गुणज के रूप में प्राप्त होगा। समझ रहे हैं ना। जबकि किस पे, तो 5 पर समाप्त होने के लिए संख्या को 5 का गुणज होना आवश्यक है। 5 का गुणज होना आवश्यक है। 5 का गुणज होगा तभी ये हो सकता है। इसलिए 24 का पावर n बिलोंग्स टू z के लिए, सॉरी n बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या आप यहां लिखेंगे नेचुरल नंबर, शॉर्ट में कैपिटल n लिख देंगे। नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू के लिए 5 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, ये भी 5 पर समाप्त नहीं होगा। उसी तरह इसको भी दिखा सकते हैं, ये 3 गुना 7 का पावर n होगा ना, तो ये 0 पर समाप्त होने के लिए, इकाई अंक इसका 0 पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए, तो 2 और 5 का गुणज होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप इसको भी दिखा सकते हैं। समझ गए। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको बना सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या रहा है कि व्याख्या करें कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 17 एक भाज्य संख्या है। तो ये तो बड़ा ही सिंपल है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 17 कर दीजिए। इसको ये तीनों को गुना कर दीजिए, आप में कर सकते 77 और 77 में 13 से गुना करिएगा 1001 आ जाएगा, और प्लस में है 17 जोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा 1018। तो 1018 क्या है, एक भाज्य संख्या हुआ ना, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि ये 1 से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा, और 2 से भी दिख रहे हैं कट रहा है ना, वो और भी संख्या से ये कट सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। उसी तरह बाकी भी आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि 3 मापदंड 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिसे एक दंडों में से किसी एक का प्रयोग करके ठीक ठीक पूर्ण रूप से मापा जा सके। मतलब एक न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिसको तीनों, मतलब इससे भी उसको नाप सके, इससे भी नापा जा सके, इसके भी नापा जा सके। तीनों स्केल से हम उसको नाप सकते हैं, उस रॉड से तीनों को नापा जा सके, है ना। तीनों के द्वारा, मतलब ये 64 सेंटीमीटर जो रॉड है, मापदंड है, उसके द्वारा भी उस रॉड को नापा, उस कपड़े की लंबाई को नापा जा सके, 80 वाले से भी नापा जा सके और 96 वाले से भी नापा जा सके। यानी कि तीनों का आपको एलसीएम निकाल देना होगा। तो एलसीएम के लिए कोई भी विधि
आप प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं कह रहा, आप सीख चुके हैं बहुत सारी विधियां। 64 है, 80 है और 96 है। 2 से ले गए, यहाँ से आएगा 32, यहाँ आएगा 40, यहाँ आएगा 48, फिर 2 से पुनः ले जाएंगे, यह आ जाएगा 16, यह आएगा 20 और यह आ जाएगा आपका 24, फिर 2 से जाएगा ना, चलिए 2 से ले जाते हैं, फिर आएगा आपका 8, फिर आएगा 10 और फिर आएगा 12, फिर 2 से ले जाइए, आएगा 4, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 6, फिर 2 से ले जाएंगे क्योंकि 2 को कट रहा है ना, 2 से ये 5 ऐसे ही उतर जाएगा, 2 3 6। अब आ गया आपका, तो यहाँ पे आ गए कि कपड़े की न्यूनतम लंबाई, कपड़े की न्यूनतम लंबाई, न्यूनतम लंबाई आपको निकालनी है। तो न्यूनतम लंबाई यहाँ से निकल गया आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना बार है, 6 बार है, 2 4 5 6 और उसके बाद है 5, उसके बाद है 3। चलिए इसमें गुना कर दीजिए तो आ जाएगा यहाँ से 960 सेंटीमीटर। समझ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि 3 पात्रों में 27 लीटर, 36 लीटर और 72 लीटर दूध है। कौन से बड़ी माप तीनों मात्रकों के दूध को ठीक ठीक माप सकता है। मतलब इस दूध के, देखिए उल्टा है, कपड़ा वाले में क्या था कि कपड़ा का अलग अलग माप का ये दिया था, आपके पास मापदंड दिया था, उससे एक ऐसा न्यूनतम लंबाई निकालना था जिसे तीनों द्वारा उसे मापा जा सके। और यहाँ कह रहा है कि ऐसा क्वांटिटी बताना है जिसके कारण, मतलब एक ऐसा कंटेनर लेना है आपको, एक ऐसा ठीक ठीक माप यूज करना है जिससे ये तीनों 27 लीटर वाला भी दूध नाप सके, 36 लीटर वाला भी और 72 लीटर वाला भी मापा जा सके। ठीक है, तो इसमें आपको उल्टा करना होगा। इसमें आप निकालेंगे इसका HCF निकालिएगा, 9 लीटर आ जाएगा। आप बना लीजिएगा, इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, 15 में कह रहा है 3 मात्रा दूध और पानी का मिश्रण, ये इतना 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 दिया गया है। ठीक है, कौन से माप, तो इसमें भी वही करना है, इसमें भी आपको क्या निकालना है, HCF ही ज्ञात करना है। चलिए तो दोनों का HCF आप निकाल लीजिएगा। HCF तो आप सीख चुके हैं। चलिए आगे